हेमंत और जादूगरनी रीटा। अध्याय 1। जादुई झोपड़ी। बेड़ा गर्क। मुझे लगता है हम जंगल में खो गए हैं। एक लाल टी शर्ट पहने लंबे बालों वाली लड़की बोली। उसका नाम आंचल था। उसने बैग कंधों पर टांग रखा था। वह अपने 4 दोस्तों के साथ जंगल में चल रही थी, जिसमें से एक लड़की भी थी। लड़की ने लंबी कुर्ती पहनी हुई थी। उसकी लंबी चोटी कमर तक थी। वहीं पहले लड़के ने टैंक टॉप पहना था। वह लंबी चौड़ी कदकाठी वाला लड़का था। दूसरे लड़के ने नीली टी शर्ट पहनी थी और तीसरे लड़के ने सफ़ेद शर्ट। लंबी कदकाठी वाला लड़का आगे चल रहा था। वो उत्साही लग रहा था। हम दिल्ली से हैं, ऐसे कैसे हार मान ले। जतिन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। वह टैंक टॉप पहने वाला लड़का ही था। दरअसल वे सभी दिल्ली से थे। उन्होंने अपनी सर्दियों की छुट्टी उत्तराखंड में बिताने का फैसला किया। वो ऋषिकेश में कई दिन रुके थे। हालांकि उनका माउंटेन ट्रैकिंग करने का मन था, लेकिन उन्होंने गर्मियों के बजाय सर्दियों को ट्रैकिंग के लिए चुना। ये सही भी था, क्योंकि गर्मियों में हर जगह हर ट्रैक पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। वे पूरी तरह से तैयार थे कि वे ट्रैकिंग का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सन 2020 की शुरुआत में ही बारिश का रेड अलर्ट था। आखिरकार 7 जनवरी को बारिश ने थोड़ी सांस ली और वे सभी ट्रैकिंग के लिए चल दिए। लेकिन पहाड़ों पर मिट्टी व पत्थर फिसलन भरे थे, पर पर्यटकों के आत्मविश्वास और साहस बारिश, कीचड़ व पहाड़ों से भी ज़्यादा था। इस हाल में भी वहाँ बहुत से लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। जतिन ने उन्हें ट्रैक से हटकर जंगल में जाती एक पगडंडी की ओर चलने को कहा, लेकिन आंचल ने चेतावनी देते हुए कहा, यह जंगल राजाजी टाइगर रिजर्व से जुड़ा है। जंगल में एक अनजान पगडंडी पर चलना सही नहीं होगा और मौसम भी तो बहुत ख़राब है। लेकिन नीली टी शर्ट वाले लड़के ने कहा, देखो हम पूरी तैयारी से आए हैं और हमने अपनी सारी छुट्टियां ऐसे ही बेकार कर दी हैं। जतिन ने भी बीच में उत्साह बढ़ाते हुए कहा, विक्की सही कह रहा है, हम रोमांच की तलाश में हैं। यही असली मौका है लाइफ जीने का। आखिरकार आंचल को उनके उत्साह और रोमांच की जिज्ञासा के आगे हार माननी पड़ी और मजबूरी में उनके पीछे चलना पड़ा। जतिन सबसे आगे था और विक्की उसके पीछे था। कुर्ती पहने लंबी चोटी वाली लड़की, जिसका नाम पूजा था, बीच में चल रही थी। उसके पीछे आंचल थी। अंत में वाइट शर्ट पहनने वाला लड़का नीरज था। उनकी उम्र 21 से 23 के बीच रही होगी। उन्होंने अपने बैग कंधों पर टांग रखे थे। वह पैसे और फ़ोन वाटरप्रूफ कवर में डालकर गले में लटका रखे थे। पहाड़ चढ़ने के कारण वे थके थके व हाफ रहे थे। उन्हें गर्मी लग रही थी। हालांकि ये जनवरी का महीना था। उन्होंने अपने स्वेटर अपर जैकेट कमर पर बांध रखी थी। हालांकि ठंडी हवा उन्हें थोड़ा ठंडक का एहसास करा देती थी। थकान होने व पैरों में दर्द होने के बावजूद भी उनकी हिम्मत जरा भी नहीं डिगी और वे चलते रहे। जंगल रहस्यमय रूप से डरावना व खौफनाक था, लेकिन आकर्षक भी था। उन्होंने बातें करते हुए सफ़र जारी रखा। अलग अलग तरह के पेड़ जो आसमान छू रहे थे, जिनमें से कई शीशम, साल और चीड़ के थे। कई तरह के फूल भी थे। कई फूल तो इतने सुंदर और लुभावने थे कि वह कुछ देर रुककर उन्हें देखने लगते थे। बारिश के अंतराल में पक्षी भोजन के लिए अपने घोंसलों से बाहर आए थे। कई प्रजातियों के पक्षी थे जो बहुत ही सुंदर थे। उनकी आवाज़ दिल को छू रही थी। नीरज ने कुछ पक्षियों को देखते हुए कहा कि ये हिमालय पार कर कर विदेश से यहाँ आए हैं। इस पर विक्की ने कहा, हम भी तो ट्रैफिक पार कर कर पहाड़ों में आए हैं। वे सभी हंसने लगे, लेकिन आंचल थोड़ी घबराई दिख रही थी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। जतिन ने आंचल को देखते हुए कहा, देखो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम बेहोश हो जाओ। वे सभी हंसने लगे। आंचल भी थोड़ा मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अगर मैं बेहोश हो गई तो तुम सबको ही मुझे उठा कर ले जाना होगा। इतना कहकर वो हंसने लगी। हे भगवान, हम तो पहले ही बैग के बोझ में मरे जा रहे हैं और अब तुम्हें भी उठाना होगा, पूजा ने हंसते हुए कहा। वह सभी हंसी मजाक करते हुए जंगल देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में पेड़ों झाड़ियों का हरा रंग उनकी आंखों को सुकून पहुंचा रहा था। मैंने आज खबर में देखा था कि चीन से कोई महामारी फैल रही है, पूजा ने सामान्य अंदाज में कहा, और कई देशों में तो अलर्ट भी जारी है। तुम्हें क्या लगता है, ये भारत पहुंचेगी? जतिन ने सोचने के अंदाज में कहा, क्या पता, मुझे तो नहीं लगता। तभी उनके पीछे झाड़ी हिली। वे सभी सदमे में आ गए। उन्होंने तुरंत पीछे देखा। वहाँ पर बस एक वन मुर्गी थी। मैं तो मर ही गया था, विक्की ने सदमा खाई आवाज़ में कहा। उनके दिल इतनी तेज धड़क रहे थे जैसे बाहर निकलने वाले हों। एक पल को तो उन्हें लगा कि उनके पीछे शायद कोई भयानक जानवर या शेर है।
धड़कन सामान्य होने पर वे सब अपनी ही मूर्खता पर हंसने लगे। लगभग 2 घंटे बाद वे पहाड़ों की चोटियों पर थे। हालांकि बादलों के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोशनी थी। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत ही सुहाना था। उन्होंने अपने फ़ोन उठाए और तस्वीरें खींचने लगे। दूर उन्हें घाटी में गंगा नदी दिखाई दे रही थी। पहाड़ों का यह दृश्य वाकई ही आंखों को सुकून पहुंचा रहा था। वे सभी खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वहां बैग से निकालकर खाना भी खाया। वे वहां पर बहुत देर रुके, हंसी मजाक किया, बातें की और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें लौट चलना चाहिए। लेकिन आते समय उनकी हंसी चिंता और डर में बदल गई। पहाड़ों पर बारिश आम है, लेकिन आज मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था। काले बादल आसमान में छा रहे थे, हवाएं तेज हो गई थी और अंधेरा चारों ओर फैल गया। जंगल कई गुना डरावना और खतरनाक लगने लगा। जिन पक्षियों और कीट पतंगों की आवाज़ उन्हें मोहक लग रही थी, वही आवाज़ अब उनकी कांपनी छुड़ा रही थी। उन्होंने अपनी जैकेट स्वेटर अपर दोबारा पहन लिए, लेकिन अब भी उन्हें ठंड लग रही थी। फिसलन भरे रास्ते पर जल्दी जल्दी चलने के कारण कभी कभी उनके जूते फिसल रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थी, क्योंकि जंगल में अब कुछ भी देखना असंभव था। अंधेरा जंगल और पगडंडी को निगल गया। आसमान में चमकती बिजली से पेड़ भूता नजर आते थे। डर व ठंड से उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अजीब सी बेचैनी उन पर हावी होने लगी। कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, लेकिन क्या? तभी अचानक से पूजा जोर से बोली, ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे। डर उसकी आवाज़ में साफ दिख रहा था। सभी ने इधर उधर देखा। आते समय पेड़ इतने अधिक घने नहीं थे, या फिर अंधेरे में उन्हें ऐसा लग रहा था। उन्होंने इधर उधर टॉर्च की रोशनी में देखा। संभवतः वह सच में गलत पगडंडी पर थे। राजाजी नेशनल पार्क में साल, चीड़, शीशम के पेड़ अधिक थे और आते समय पगडंडी पर साल, चीड़ और शीशम के पेड़ ही अधिक थे। लेकिन इस समय वे जिस पगडंडी पर थे, इस पर अलग तरह के पेड़ थे। उन्होंने ये पेड़ पहले कभी नहीं देखे थे। इन पेड़ों की लंबी शाखाएं और चौड़े पत्ते और अधिक अंधेरा कर रहे थे। हवा अब कानों में सीटी बजाने लगी और किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। बेड़ा गर्क, मुझे लगता है हम जंगल में खो गए हैं, डरती हुई आवाज़ में आंचल ने कहा। हम दिल्ली से हैं, ऐसे कैसे हार मान ले? जतिन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। फ़ोन में मैप पर रास्ता देखो, चेक करो उसे, पूजा ने नीरज से कहा। फ़ोन देखते हुए वह उसे हवा में ऊंचा उठाते हुए नीरज ने कहा, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और ना ही इंटरनेट चल रहा है। अब में सभी घबरा रहे थे। अंधेरा ज़्यादा है और यहाँ जानवरों का खतरा भी है, हमें जल्दी करनी चाहिए, जतिन ने यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य बनाते हुए कहा। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से वो कांप उठते थे। वे सहमे और डरे डरे तेजी से चलते रहे। तभी एक दो बूंद उनके ऊपर पड़ी। फिर बिना किसी चेतावनी के मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज और तेज होती गई। उन्होंने बैगों पर रेन कवर तो लगा लिए, लेकिन खुद रेनकोट पहन पाते उससे पहले ही गोलियों जैसी तेज बारिश की बूंदों के बीच, जो उन्हें चोट पहुंचा रही थी, उनके पैरों के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वचालित सीढ़ी या लिफ्ट में हो, क्योंकि ज़मीन कांपती और खिसकती महसूस दे रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि क्या होने वाला है। उनके चेहरों पर सपाट भाव आ गए। उनके दिमाग डर के कारण रुक गए और दिल तेजी से धड़कते हुए गले को आने लगा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या कर पाते, वे सभी झटके के साथ नीचे की ओर गिरने लगे। दरअसल जिस पगडंडी पर वो चल रहे थे, वह खड़ी ढलान के ऊपर थी, जो भूस्खलन के कारण अब नीचे की ओर धंसी और नीचे की ओर गिरनी प्रारंभ हो गई। साथ ही वे सभी भी नीचे की ओर गिर रहे थे। पहाड़ों से मलबा भयानक तरीके से गिर रहा था और मलबे में वे सभी पेड़ों के तनों और पत्थरों से टकराते जा रहे थे। अब उनका शरीर धीमी प्रतिक्रिया कर रहा था। थकान, डर और अब पत्थरों से टकराना। वे सभी एक एक करके गिरते हुए बेहोश होते गए। अपने शरीर पर लगी चोटों के दर्द, थकान, डर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। अब वे बेहोशी में थे और बस मलबे के साथ बहते जा रहे थे। विक्की को होश आया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह आंखें बंद कर लेटा रहा। उसके चेहरे पर अब कीचड़ लगा था। उसने हाथ से अपना चेहरा साफ किया और उठने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
कपड़े जगह जगह से फटे थे, खरोंच और घाव कीचड़ से सने थे, लेकिन उसने अभी तक खून रिस रहा था। बारिश अब भी तेजी से पड़ रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो जिंदा था। वो अब भी सांस ले रहा था और यह भी चमत्कार था। अपने जीवित बचने के चमत्कार से उबरते हुए उसने आसपास देखा। अंधेरे में देखना लगभग असंभव था। बिजली की चमक ही एकमात्र रोशनी का साधन था। उसका बैग, फ़ोन, टॉर्च कुछ भी उसके पास नहीं था। अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी हरी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसकी तरफ उबड़ खाबड़ मलबे में चलते हुए गया। वो रोशनी एक हाथ पर बंधी घड़ी से आ रही थी, जो टहनियों, मिट्टी, पत्थरों और पेड़ों के अवशेषों से बाहर निकल रहा था। उसने मलबा अपने हाथों से हटाया और अपने दर्द और ठंड को सहते हुए लगभग 20 मिनट बाद उसे जतिन दिखाई दिया। उसने उसे उठाने की कोशिश की। जतिन की स्थिति भी विक्की जितनी ही खराब थी, लेकिन सबसे खराब अगर कुछ था तो वो था जतिन का हाथ, जो एक अलग ही कोण पर झूल रहा था। विक्की को एक अप्रिय एहसास हुआ। जतिन होश में आने लगा और बुरी तरह कराहने लगा। विक्की ने उसे बैठा दिया। जतिन एक सख्त और बहादुर लड़का था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। विक्की ने पास ही पड़ी एक सख्त लकड़ी उठाई और अपनी नीली टी शर्ट, जो अब मिट्टी में पूरी तरह सड़ चुकी थी, से एक हिस्सा फाड़ा और डरते डरते जतिन के हाथ पर लकड़ी को बांधा। जतिन दर्द से चिल्लाने लगा। तभी किसी ने विक्की के कंधे पर हाथ रखा। वे दोनों डर से सहम गए, लेकिन तभी उन्हें जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। तुम दोनों, हे भगवान, तुम दोनों ठीक हो। पूजा ने राहत की सांस ली और कहा, मैं तो डर ही गई थी, न जाने क्या होगा, कहाँ होगे, हे भगवान। वो पूरी तरह घबराई हुई थी। विक्की और जतिन ने पलटकर देखा। उनके पीछे पूजा व नीरज थे। वे दोनों भी बेहाल थे। नीरज के सिर पर एक कपड़ा बंधा था, पर खून अब भी उसके सिर से रिस रहा था। पूजा के पैर जवाब दे गए और वो नीचे घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। नीरज ने उसे चुप कराने व हिम्मत देने की कोशिश की। नीरज की सफ़ेद शर्ट बुरी तरह मिट्टी के रंग में रंग चुकी थी। उसका एक बाजू फट चुका था, वही उसने सिर पर बांधा हुआ था। वहीं पूजा की स्थिति हद से ज़्यादा खराब थी। उसकी चोटी में जगह जगह टहनियाँ थीं, लेकिन उसका चेहरा और भी बुरा था। उसके चेहरे पर एक लंबा घाव था, जिससे खून लगातार रिस रहा था। लेकिन तभी पूजा रोना भूलकर अचानक से बोली, आंचल, आंचल कहाँ है? उन्होंने चौंकते हुए इधर उधर देखा। जतिन ने अपना टूटा हाथ सही हाथ में पकड़ा और उठने का प्रयास किया। विक्की ने उसे तुरंत सहारा दिया। वे सभी आंचल को ढूंढने लगे। वे चिल्लाकर उसका नाम लेकर आंचल को बुलाते रहे। बारिश दोबारा तेज हो गई, जिसने सब कुछ और धुंधला कर दिया। बारिश के कारण एक दूसरे की आवाज़ सुनना भी मुश्किल हो रहा था। तभी बिजली चमकी और जतिन को मलबे के बीच लाल कपड़े की एक झलक दिखाई दी। उसने सभी को चिल्लाकर वहां बुलाया। उन्होंने पेड़ों के अवशेषों व मिट्टी को आंचल के ऊपर से हटाया। एक बड़ा पत्थर आंचल के पैर पर था। वह हिलना नहीं चाहता था, तो फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक बड़ी लकड़ी की मदद से उस पत्थर को हटाया। नीरज व विक्की ने पत्थर हटाते हुए आंचल को देखा। आंचल की स्थिति बिल्कुल खराब थी। यह उम्मीद करनी मुश्किल हो रही थी कि वह जिंदा होगी। नीरज, इसे देखो, ये उठ क्यों नहीं रही है? पूजा ने भर्राई आवाज़ में कहा। नीरज ने आंचल का हाथ पकड़ा और नब्ज की जांच की। फिर उसने उसके नाक के नीचे उंगली लगाई व सांसों की जांच की। इसकी धड़कनें रुक रही हैं, नीरज ने सावधानी के अंदाज में कहा। और फिर उन्होंने तुरंत सीपीआर पद्धति का इस्तेमाल आंचल पर किया। पूजा और विक्की उसके हाथ पर पाँव मल रहे थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कॉलेज में फर्स्ट एड का कोर्स किया था। बारिश उन पर कांच की गोलियों की तरह बरस रही थी। तभी आंचल लंबी और गहरी सांस लेते हुए जागी। पूजा आंचल से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा हमने तुम्हें खो दिया है, पूजा ने सुबकते व रोते हुए कहा। उसके चेहरे पर आए दर्द के साथ साथ थोड़े राहत के भाव भी थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जीवित थे, ये तो सच में ही राहत की बात थी। लेकिन ये भाव कुछ ही देर रहा, क्योंकि अगले ही पल ऊपर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए उनसे कुछ ही दूर रुका। उन सभी ने उस ओर देखा और वो सहम गए। विक्की ने तुरंत कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। उन्होंने सहमति में सिर हिलाए
और चलने के लिए तैयार हो गए। आंचल के खड़े होते ही उन्हें पता चला कि उसका पैर भी टूट गया है। उन्होंने जतिन की तरह ही आंचल के पैर पर भी लकड़ी बांध दी। बारिश कोड़ों की तरह पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। गिरते समय उनकी जर्सी, जैकेट आदि पेड़ों टहनियों से फंसकर बुरी तरह फट चुकी थी। वे सभी लगभग टी शर्ट, शर्ट, कुर्तियों में थे, जिस कारण वे ठंड से कांप रहे थे। बैग, फोन या कुछ और चीज उनके पास कुछ भी नहीं था। बस एक उन्हें टॉर्च मिली थी, जिसे विक्की अपने हाथ में पकड़े हुए आगे चल रहा था। उसके पीछे जतिन था। जतिन ने अब भी अपना टूटा हाथ अपने सही हाथ में पकड़ रखा था। उनके पीछे नीरज और पूजा आंचल को सहारा देकर चल रहे थे, क्योंकि आंचल का पैर टूट चुका था और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। जैसे नाटक में कोई किरदार अचानक से प्रकट हो जाता है, उसी तरह हाथियों का एक बड़ा झुंड उनसे थोड़ी दूर से गुजरने लगा। पेड़ों के बीच से होता हुआ यह झुंड ऊपर की ओर जा रहा था। भारतीय नस्ल के ये हाथी ऊंची पीठ और लंबे कान वाले थे। झुंड में बिना दांतों वाली कई मादाएं थीं। बहरहाल वे सांस रोककर मूर्तियों की तरह स्तब्ध खड़े हो गए। उन्हें डर था कि कहीं हाथियों को पता लगा कि वे वहां पर हैं, तो हाथी उन पर हमला कर देंगे। उन्होंने अपनी टॉर्च भी बंद कर ली थी। बारिश ने भी थोड़ा विराम लिया, लेकिन अंधेरा अभी भी बहुत ज़्यादा था। उन्हें समय का कोई अंदाजा नहीं था। शायद वे कुछ लंबे समय तक वहां बेहोश रहे हों और अब रात हो गई हो। तभी झुंड में से एक बड़ा हाथी, जिसके लंबे और बड़े कान थे, ऊंची पीठ थी, उनकी तरफ मुड़ा। वे सभी चौंक गए। वे हाथी को देखकर ये सोचने लगे कि अब उनका खेल खत्म है। हाथी ने अपनी लंबी मोटी सूंड उठाई, लेकिन उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। बड़ा हाथी केवल उनकी तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड ऊपर उठा रखी थी। उन्हें उसके नीचे दिखा कि उसका एक दांत टूटा हुआ है। शायद ये झुंड का कोई प्रमुख हाथी होगा, जिसने झुंड की रक्षा करते हुए अपना दांत खो दिया। वह पूरे झुंड के गुजरने तक इसी तरह खड़ा रहा। उसकी ठंडी आंखें उन्हें घूरती रही। आखिरकार जब पूरा झुंड चला गया, तो हाथी ने अपनी सूंड नीचे की और वो भी बिना उन्हें वापस देखे, बिना मुड़े झुंड के पीछे चुपचाप चल दिया। उन्होंने राहत की सांस ली। अपनी किस्मत पर भरोसा न करते हुए और इतना सब कुछ होने के बाद भी हाथियों के नीचे न कुचले जाने से वे अपने सौभाग्य पर विश्वास किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने दोबारा सामान्य होते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। बारिश फिर शुरू हो गई। उनके दांत किटकिटा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी, वे जमे जा रहे थे। उन्हें दिशा का भी कोई अंदाजा नहीं था। चलते चलते वह एक छोटी घाटी में पहुंचे। यह ऊंचे बड़े पहाड़ों के बीच थी। यह थोड़ी ढलवा थी। घाटी के निचले हिस्से में कोई बरसाती नदी या नाला होगा, क्योंकि बारिश और हवा के तेज शोर के बावजूद भी पानी का तेज बहने का शोर उन्हें साफ सुनाई दे रहा था। बारिश से बचने के लिए वे वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यह जगह अजीब थी। यहाँ घाटी के बीच में एक छोटा मैदान था, जिस पर कोई पेड़ नहीं था, बल्कि सुंदर हरी घास थी, जैसे उसे रोज तराशा जा रहा हो। कुछ तो अजीब था, लेकिन क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, जो पहाड़ की तलहटी में मैदान के किनारे पर थे। उन्हें इस तरह लगाया गया था जैसे उन्हें भूस्खलन से रोकने के लिए लगाया गया हो, ताकि वे सुरक्षित रखें। लेकिन क्या, क्या सुरक्षित रखें? ऊंचे हरे पेड़ थे। वे बाकी जंगल से अलग थे। उन पेड़ों को ऐसा लगाया गया था जैसे कि उस जगह को छिपाया जा सके। लेकिन क्यों और क्या छिपाया जा रहा था? वो सभी मैदान में जाने को उत्सुक थे, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ जाना मुश्किल लग रहा था। कुछ ऐसा था जो उनके मन में मैदान में जाने की इच्छा को दबा रहा था। हालांकि मैदान बस 5 फुट दूर था। नीरज ने अचानक बोला, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से दूर जंगल में चला जाऊँ। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे, और ऐसे ही भाव दूसरों के चेहरे पर भी थे। तभी आंखें चौंधिया देने वाली चमक हुई। कड़ाक की आवाज़ चारों ओर भर गई। मैदान के दूसरी ओर एक पेड़ पर बिजली गिरी। पेड़ का एक बड़ा टहना टूटकर जमीन पर गिर गया। आंखें सामान्य होने पर उन्होंने कुछ अजीब देखा। मैदान के बीच में एक झोपड़ी प्रकट हो गई थी, जिसकी खिड़की से रोशनी आ रही थी। यह तो अजीब है, ये घर यहाँ कहाँ से आया? पूजा हैरान होते हुए बोली। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, विक्की ने सदमा खाई आवाज़ में कहा। बकवास मत करो, जतिन ने झिड़कते हुए कहा। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसने आगे कहा, यह घर हवा से प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा बस कहानियों में होता है। शायद यहाँ अंधेरा ज़्यादा था, हमें ये पहले नहीं दिखा, और अभी अभी झोपड़ी के अंदर रोशनी हुई है।
यह बात सही थी कि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। न केवल अंधेरा, बारिश भी चीज़ों को धुंधला कर रही थी। यह तर्क सही लग रहा था कि झोपड़ी में अभी रोशनी हुई होगी, जिस कारण उन्हें वह दिखाई देने लगी हो। हवा से प्रकट होने वाली बात अब बकवास लग रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जो बड़ा और छायादार था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, शायद हमें झोपड़ी में चलना चाहिए, जतिन ने कहा। वह सोचते हुए ये बोल रहा था। लेकिन क्या ये सेफ होगा? पूजा बोली। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। क्या पता अगली बार बिजली हम पर ही गिर जाए, नीरज ने चौंकते हुए कहा। ये बात सही थी। उनकी हालत खराब थी और उन्हें भूख भी लग रही थी। झोपड़ी से आती रोशनी उन्हें ललचा रही थी। दृढ़ संकल्प करते हुए वे आगे गए। पूजा जतिन के पीछे पीछे थी। उन्होंने पास जाकर देखा तो झोपड़ी की हालत काफ़ी कमज़ोर लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी अजीब झोपड़ी थी। झोपड़ी की दीवारें पत्थर से बनी थी, जिन पर काई की मोटी परत चढ़ी थी। इसकी छत ढलवा थी, जो लकड़ी से बनी थी। छत पर पत्थर के खपड़ैलें भी लगी थी। खिड़कियों और दरवाज़ों पर नक्काशीदार छज्जे थे, जिनकी हालत बुरी थी। घर के दरवाजे व खिड़कियों का रंग उड़ चुका था। उन्हें कई जगह से दीमक ने खा लिया था। यह उत्तराखंड की कत्यूरा शैली में बना घर था, जो लगभग 100 से 200 साल पुराना लग रहा था। इस घर को जीवंत करने वाली एकमात्र चीज़ केवल खिड़कियों से छनकर आ रही रोशनी थी, जो मुलायमदार पर्दों से छन रही थी। ये चीज़ें इतनी अजीब थी और उन्हें हैरान कर रही थी, लेकिन ये उतना हैरान नहीं कर रही थी जितना हैरान उस घर की सजावट में लगा सामान कर रहा था। दरवाजे व खिड़कियों पर ताज़ी प्याज और लहसुन के बने तोरण लटक रहे थे। छतों पर जगह जगह काले और लाल कपड़े में बंधे कुछ चीज़ें लटक रही थी। दरवाजों के दोनों ओर दीवारों पर 9 खानों वाले वर्ग बने थे, जिनमें प्रत्येक खाने में देवनागरी का कोई अक्षर लिखा था। गमलों में सफ़ेद रंग के कढ़ाई जितने बड़े फूल थे, जो तीखी और अजीब सी गंध फैला रहे थे। घर के पास ही एक कोने में टूटी फूटी चीज़ों का ढेर लगा था। बड़ी टूटी कढ़ाइयाँ, कुर्सियाँ और कांच की चीज़ें थी। वहीं आंगन के बीच में एक कुंड बना था, जिसके चारों ओर बावड़ कर दी गई थी। उसमें अलग अलग तरह और अलग अलग रंग के मेंढक थे, कोई लाल, हरा, भूरा। इतने अजीब मेंढक उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसा लगता था कि वे मेंढक पाले गए हैं, लेकिन कोई मेंढक क्यों ही पालेगा। सफ़ेद बड़े फूलों को देखकर ऐसे लग रहा हो जैसे वो सांस लेने के लिए हाँप रहे हो और उनके पास आने की कोशिश कर रहे हो। शायद ये हवा के कारण था, हवा भी तेज चल रही थी। तभी उन्होंने दरवाजे पर एक आकृति देखी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो वहाँ 2 गर्दन और 2 मुंह वाला एक पक्षी था। पक्षी की आकृति पीतल की बनी थी। इसकी आंखों में लाल नग लगे थे। ऐसा 2 सिर वाला पक्षी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूजा ने पास की दीवार पर लगी तख्ती की ओर इशारा किया, जिस पर चमकीले सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा था, मैडम रीटा आयुष्कर।